हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम जो हमारा सोशोलॉजी क्वेश्चन सीरीज़ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने 160 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, अन्वेषणात्मक अध्ययन केवल अंतर सूझो तथा परिकल्पना का पथ प्रदर्शन ही करते हैं, उनका परीक्षण अथवा निरूपण नहीं करते। मतलब जो अन्वेषणात्मक अध्ययन होते हैं वो केवल परिकल्पना का पथ प्रदर्शन करते हैं। परिकल्पना इसमें अनिवार्य नहीं होती है या उनका परीक्षण या उनका निरूपण नहीं किया जाता इसमें। ये किसने कहा था? ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, जहोदा एंड सेल्टिस, मोजर, गुडे एंड हॉट। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कह सकती हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर डेफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनीशन से रिलेटेड क्वेश्चन में आप तभी कर पाओगे जब आपको वो चीज़ें याद हो। तो ये एक तरीके का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना का स्रोत है? परिकल्पना का स्रोत कौन सा है इसमें से? ऑप्शन ए वैज्ञानिक सिद्धांत, बी सामान्य संस्कृति, सी समरूपता और डी सभी। इसमें से कौन सा है जो परिकल्पना का स्रोत है, मतलब हाइपोथेसिस का स्रोत है? तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह है? इसमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो कि दर्शा रहा है कि भारत में जो औद्योगिकरण है वो उसकी जो दर है वो कम है। औद्योगिक उन्नति का चिन्ह है वो कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह है, मतलब जो औद्योगिकरण है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो इसमें से कौन सा रीज़न है जो बिल्कुल फिट बैठेगा? ऑप्शन है नगरीकरण की धीमी गति, ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम, ग्रामीण विकास भवन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो बाकी के नीचे के 3 ऑप्शन हैं ये वाले, इनसे औद्योगिकरण या नगरीकरण का कोई मतलब नहीं बनता। औद्योगिकरण अगर हो रहा है तो साथ साथ में नगरीकरण होगा, और नगरीकरण हो रहा है तो औद्योगिकरण होगा। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। तो अगर नगरीकरण की गति धीमी है तो इसका मतलब है कि औद्योगिकरण भी कम हो रहा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे बात करें तो उद्योग किसको कहेंगे? ऑप्शन ए कल कारखानों की स्थापना करना, बी है कच्चे माल से उपभोक्ता और उत्पादक वस्तुएं सर्जन करना, सी है वो सभी निर्माण के लिए आए जिनके उपयोगिता के लिए की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें एक व्यापक अर्थ में उद्योग की, वैसे तो उद्योग का मतलब जनरली लोग लगाते हैं कि जब इंडस्ट्री कहीं पे स्थापित हो गई तो वो उद्योग है, या फिर छोटे पैमाने पे किया तो वो लघु उद्योग है। लेकिन अगर व्यापक अर्थ में देखा जाए तो उद्योग का मतलब होता है कि हम उपयोगितावादी चीज़ों का सृजन करें, कुछ ऐसी चीज़ों का सृजन करें जो कि कच्चे माल से हैं, कच्चे माल से उपभोक्ता और उत्पादक वस्तुओं का हम सृजन करें। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है? श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, बी है गरीबी तथा अमीरी के बीच अंतर बढ़ा है, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है, एंड डी ऑप्शन है श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई। तो पहले समझिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति, अगर इनमें देखिए श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति मतलब कि कितनी डिमांड है मार्केट में कि इतने मजदूर होने चाहिए, और कितनी वो पूर्ति है, कितने लोग एक्चुअल में हैं। अगर इनके बीच में तालमेल ठीक होगा तभी वो मजदूरी वगैरह का निर्धारण होता है इसी से। तो इसका बैड इफेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा एक अच्छा इफेक्ट है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो बाकी के 3 ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये बैड इम्पैक्ट है, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन है वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में अगर कमी आ जाए तो ये तो एक अच्छी बात है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये हानिकारक प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस कारण से समाप्त हो रही है?
वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से जजमानी व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है भारत में? ऑप्शन है आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है, ग्रामीण जजमानी व्यवस्था में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर ए और बी दोनों। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो इसमें पूछ रहा है कि किस वजह से खत्म हो रही है जजमानी व्यवस्था, तो ऑप्शन ए और बी ये दोनों ही क्या बोल रहे हैं। पहले में क्या बोल रहा है कि यातायात की सुविधा बढ़ी है, तो मार्केट से लेन देन, मतलब जो हमारी पहले आवश्यकताएं गांव में ही सिमट के रह गई थी, अब गांव के बाहर भी वो चीज़ें जा रही हैं, तो आत्मनिर्भरता एक तरीके से खत्म हो रही है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का लेन देन बढ़ा है, तो सेवा के बदले जो सेवा का जो प्रचलन था वो जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा। तो जजमानी व्यवस्था क्या है? सेवा के बदले सेवा देना। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो ये वाली प्रथा खत्म हो जाएगी। तो राइट आंसर इसका डी, दोनों ये सही है। अगला क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? ऑप्शन है सी एच कूले, जी एच मीड, जोड और फ्राइड। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और बी दो में कंफ्यूजन हो सकता है, बट क्या पूछ रहा है कि जब बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से संपर्क होता है, तो इसका देखो आप ठीक से सिद्धांत को समझना। देखो मीड क्या बोलते हैं कि जब वो महत्वपूर्ण अन्य और सामान्यीकृत अन्य से मिलता है तब उसके अंदर सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। तो जब दूसरे व्यक्तियों से वो मिलेगा, उनसे सीखेगा, उनकी भूमिकाओं को ग्रहण करेगा, तब उसके अंदर उसका सेल्फ आएगा, ये चीज बोली जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी एच मीड। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सदरलैंड, अगस्त कॉम्ट या फिर मधुर गर्ग। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको इसका पता होगा। राइट आंसर क्या है? कार्ल मार्क्स। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, हीगल और मार्क्स दोनों ने कौन सी अध्ययन पद्धति यूज करी थी? हीगल और मार्क्स दोनों में कॉमन कौन सी अध्ययन पद्धति थी जो दोनों ने प्रयोग करी? आदर्शवाद, द्वंद्ववाद, साम्यवाद या इनमें से कोई नहीं? तो देखो आदर्शवाद हीगल ने प्रयोग किया था लेकिन मार्क्स ने नहीं, साम्यवाद मार्क्स ने किया था लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हीगल ने नहीं वो किया है। लेकिन द्वंद्व की बात दोनों ही करते हैं। हीगल भी द्वंद्व की बात करता है, वो आदर्शवादी परिप्रेक्ष्य में करता है। मार्क्स भी द्वंद्व की बात करता है और वो भौतिकवाद के परिप्रेक्ष्य में करता है। तो द्वंद्व की बात दोनों ही करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? इसमें से कौन सा है जो कि भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शन है सांस्कृतिक पर्यावरण, जलवायु पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण या फिर प्राणी शास्त्रीय पर्यावरण। अब इसमें से कौन सा है जो भौगोलिक पर्यावरण को बताता है? तो भौगोलिक पर्यावरण का मतलब क्या हुआ? एक पर्यावरण का वो भाग जो कि मनुष्य ने नहीं बनाया है, प्रकृति प्रदत्त है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, जलवायु संबंधी पर्यावरण, पेड़ पौधे, जलवायु, ये सब मनुष्य ने नहीं बनाया है, प्रकृति प्रदत्त है। तो ये बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति की ये परिभाषा किसने दी थी? ऑप्शन है बोगार्ट्स, बी मैकाइवर, सी जिन्सबर्ग और डी है जिसबर्ग। तो ये किसने कहा था कि अगर लोग मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो इसको हम समिति कहेंगे। देखिए ये फिर वही क्वेश्चन है डेफिनेशन वाला, और डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आप तभी सही कर सकते हैं जब आपको वो चीज़ें याद हो। तो ये जो मेरे बैच के बच्चे हैं उनको याद होगा, और अगर आपने ऐसे भी जो समिति समुदाय वाला पढ़ा है तो उसमें आई थिंक मैंने ये बताया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय शास्त्र किससे संबंधित है? प्रत्यय शास्त्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रयोजना की खोज से, दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से, आदर्श स्वरूप प्रत्यय से या फिर समाज में व्यवस्था की समस्या से। तो प्रत्यय शास्त्र इसका संबंध है दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से, बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रोवर ने समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहने कहा है।
सौतेली बहनें, जुड़वा बहनें, चचेरी बहनें, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये तो एक अलग ही टाइपिंग, मैंने कल भी कहा था, एक अलग ही लेवल की टाइपिंग आ जाती है एकदम। खैर छोड़िए, ये थोड़ा सा टाइपिंग टीम को आई थिंक उनकी मिस्टेक है, बट इसका जो राइट आंसर है जुड़वा बहनें, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं, वो समूह जो कि घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, द्वीप समूह या फिर संदर्भ समूह। मैंने अभी बोला ना, हिंदी टाइपिंग में कई बारी हमारी टाइपिंग टीम ऐसे ऐसे वर्ड डाल देती है जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द्वितीयक समूह। जहाँ भी घनिष्ठता का अनुभव हो, मतलब ऐसा समूह जो कि घनिष्ठ ना हो, बहुत ज़्यादा जिसमें क्लोज रिलेशन ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे द्वितीयक समूह। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है, कैसा विज्ञान है? विशिष्ट, सामान्य, व्यवहारिक या इनमें से कोई नहीं। समाजशास्त्र एक कैसा विज्ञान है? तो अगर हम बात करें समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है। क्यों? विशिष्ट क्यों नहीं? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक उससे नहीं अध्ययन करता है, समाज में जो सामान्य तत्व हैं उनका अध्ययन करता है। व्यवहारिक नहीं है क्योंकि ये एक तरीके का सैद्धांतिक है, सिद्धांत निर्माण करता है, लेकिन व्यवहार में इसकी उपयोगिता है या नहीं, इससे समाजशास्त्रियों को लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर इसका अगर आप व्यवहारिक इसको कर दोगे तो फिर यह साइंस नहीं रहेगा, फिर तो वो कला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की प्रोन्नति, गरीबों में से सर्वाधिक गरीबों को सहायता, या फिर भारत में निर्धनता का पूर्ण निराकरण। अंत्योदय कार्यक्रम जो चलाया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अंत का उदय, मतलब जो एक ऐसा पर्सन जो कि सबसे निचले तबके पर है, उस तक भी लाभ पहुंचे, ये उद्देश्य था। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है आप पढ़ेंगे, गरीबों में से सर्वाधिक गरीब, यानी जो सबसे एक निचले तबके पर जो सबसे लास्ट वाला पर्सन है वहां तक भी लाभ पहुंचे, ये था उद्देश्य। तो गरीबों में से सर्वाधिक गरीब को सहायता मिले, ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, हु रिटन द बुक फंक्शन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शन एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी रेंडल कॉलिंस, सी जेसी बर्नार्ड, डी है लेवी से कोर्जर। और इसका जो राइट आंसर है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा, इसका राइट आंसर कोर्जर है। क्योंकि देखो, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है और साथ में फंक्शन की बात हो रही है, मतलब संघर्ष के साथ में प्रकारों को जोड़ दिया, तो ये कौन करता है? कोर्जर। तो इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा हमारे युग का नवीनतम तथा सुव्यापक तत्व पूंजीवाद नहीं यंत्रीकरण है, आधुनिक पूंजीवाद तो मात्र उसका परिणाम है? ये किसने कहा था? आगबन और निमकॉफ, रेंडाल कॉलिंस, या फिर कार्ल मार्क्स, या फिर वेबलेन। ये किसने बोला था? तो ये जो कथन है ये संबंधित है वेबलेन से। ठीक है, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को कभी कभी उत्पीड़ित रहित अपराध माना जाता है? मतलब एक ऐसा क्राइम जिसमें हम कह सकते हैं कुछ सीमा तक कि कोई उत्पीड़ित नहीं हुआ है, किसी का शोषण ना हो, ऐसा। तो संगठित अपराध, राजनीतिक अपराध, सामाजिक अपराध, या फिर निगमित अपराध। तो इसका जो डी ऑप्शन है, निगमित अपराध, इसको हम कह सकते हैं उत्पीड़ित रहित अपराध। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ये सिद्धांत दिया कि विचलन व्यवहार को अनुशासन के प्रयोग से नियंत्रित किया जा सकता है? विचलित व्यवहार जो है उसको अगर हम अनुशासन ठीक से उस पर लागू करें तो उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये किसने कहा था? बेकर, साइक्स, मार्जा, फुको, या फिर मर्टन। तो ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर है बी, साइक्स एवं मार्जा। इन्होंने कहा था ये चीज। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। एक और इस सीरीज़ का लास्ट जो वीडियो है वो और बचा है, देन फिर ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एक 2-3 दिन का गैप लेके एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।